Hello students, I am Dr. Shobha Johari, Associate Professor in Botany at LBS Government College, कोटपुतली। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास एस्कोमाइकोटिना के बारे में बताया था और उसमें पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ यानी कि एस्कोकार्प के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं अब आपको कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में ही। ये है स्टेराइल टिश्यूज़ इन एन एस्कोकार्प। Origin of sterile structures is usually from basal cells supporting the gametangia, which later envelop the sexual structures and become organized into tissues. ये जो sterile tissues हैं ये gametangia के basal cell से ही originate होती हैं, जो कि gametangia को envelop करती हैं और बाद में लेटर चल करके ये एक organized tissue का form ले लेती हैं. These are monokaryotic since they arise from a mycelium which are not products of plasmogamy. ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मोनोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि ये प्लाज्मोगैमी के पश्चात नहीं अराइज होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है एस्कोमाइकोटिना के अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होते हैं जो कि स्टेराइल टिश्यूज़ के होते हैं। द hyphae twine such that distinct tissues are formed and fruiting body is often divided into precise anatomical regions characterized by a distinct tissues. ये जो हाइफे होते हैं ये आपस में ट्वाइन होकर के एक डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि छोटे छोटे कुछ चैम्बर्स में भी डिवाइडेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इस तरह से ये आपस में मिल करके कुछ कैरेक्टराइज्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। एरिक्सन 1981 यूज द टर्म हामाथीसियम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हाइफे और अदर टिश्यूज़ बिटवीन एसाई और प्रोजेक्टिंग इनटू द लोक्यूल और ऑस्टियोल ऑफ एस्कोकार्प्स। एरिक्सन 1981 ने इन सभी प्रकार के स्टेराइल टिश्यूज़ के लिए एक टर्म यूज़ करी जिसको कि हेमाथीसियम कहते हैं। ये हेमाथीसियम वर्ड उन्होंने सभी प्रकार के स्टेराइल हाइफे के लिए यूज़ किया जो कि एसाई एंड एस्कोकार्प के ऑस्टियोल या लॉक्यूल से जो प्रोजेक्ट करने वाले हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी के लिए ये यूज़ करी। दीज टिश्यूज़ आर यूजुअली ऑफ कार्पोसेंट्रल ओरिजिन। ये सभी टिश्यूज़ कार्पोसेंट्रल ओरिजिन के होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ स्टेराइल टिश्यूज़ आर कैटेगराइज्ड। 6 प्रकार के स्टेराइल टिश्यूज़ कैटेगराइज किए गए। ये हैं इंटरएस्कल स्यूडोपेरेन्काइमा। पहला है इंटरएस्कल स्यूडोपेरेन्काइमा। द कार्पोसेंट्रल टिश्यूज़ अनचेंज्ड और कंप्रेस्ड बिटवीन डेवलपिंग एसाई। ये वो टिश्यू है जो कि अनचेंज या दबे हुए विकसित होते हुए एसाई के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इंटरएस्कल स्यूडोपेरेन्काइमा कहते हैं। सेकेंड है पैराफाइसिस। सिंगुलर उसका होता है पैराफाइसिस। दीज आर स्टेराइल अपवर्ड ग्रोइंग बेसली अटैच्ड हाइफल एलिमेंट्स एंड लाई अमंग द एसाई इन एन हाइमेनियम। पैराफाइसिस एक स्टेराइल और ऊपर की तरफ ग्रो करते हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसाई के हाइमेनियम में पाए जाते हैं। दे आर क्लैवेट और फिलीफॉर्म यूजुअली अनब्रांच्ड एंड नॉट एनास्टोमोज्ड। ये क्लैवेट या फिलीफॉर्म शेप के होते हैं, जनरली अनब्रांच्ड होते हैं और एनास्टोमोज यानी कि आपस में उलझे हुए से होते हैं। देयर टिप्स रिमेन फ्री एक्सेप्ट इन डिस्कोमाइसिटीज इन विच देयर फ्री एंड्स फ्यूज टू फॉर्म एन एपिथीशियम और ओवर एसाई। डिस्कोमाइसिटीज के अलावा और सभी क्लासेस में इनके फ्री एंड्स जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं, जबकि डिस्कोमाइसिटीज़ में उनके टिप्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर के एक और लेयर बना लेते हैं और इस लेयर को एपिथीशियम कहते हैं, और ये एपिथीशियम एसाई के ऊपर की तरफ एक लेयर या परत की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पैराफाइसिस हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ एस्कोस्पोर्स। इन पैराफाइसिस का क्या काम है? ये एस्कोस्पोर्स के डिस्पर्सल में यानी कि बिखराव में हेल्प करते हैं।
थर्ड स्टेराइल टिश्यू आ जाता है पेरीफाइसिस, और इसका सिंगुलर होता है पेरीफाइसिस। These are short hair-like growth from or near the ostiole of an perithecium, as in Pyromycetes, or the opening of an ascostoma, as in Loculoascomycetes. Periphysis छोटे हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं जो कि किसी पेरिथीसियम के नेक के पास से ग्रो करते हुए हैं, या ये किसी लेक्यूलोएस्कोमाइसिटीज़ या के में पाए जाने वाले एस्कोस्टोमा की ओपनिंग में भी पाए जाते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि ये वाले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये ऑस्टियोल या ओपनिंग जो होती है किसी फ्रूटिंग बॉडी की, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। पेरीफाइसिस आर आल्सो फाउंड इन पिक्निडिया एंड स्पर्मागोनिया इन रस्ट फंजाई। ये पेरीफाइसिस स्पर्मागोनिया और पिक्निडिया में भी पाए जाते हैं, जो कि रस्ट फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फोर्थ प्रकार का स्टेराइल टिश्यू है पेरीफाइसॉइड्स। पेरीफाइसॉइड्स आर शॉर्ट हाइफे दैट ओरिजिनेट अबव द लेवल ऑफ डेवलपिंग एसाई बट डू नॉट रीच द बेस ऑफ द कैविटी। एग्जाम्पल है नेक्ट्रिया एंड कैप्नोडियम। पेरीफाइसॉइड्स जो है वो एक छोटे हाइफे हैं जो कि डेवलपिंग एसाई के ऊपर के लेवल से ओरिजिनेट होते हैं और हाइमीनियम तक नहीं पहुंच जाते हैं। हाइमीनियम ध्यान दीजिए, ये फ्रूटिंग बॉडी का लोअर स्टेराइल टिश्यू होता है जो कि माइसीलियम के आपस में एनास्टोमोस होने से एक कॉम्पैक्ट वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलता है नेक्ट्रिया में एंड कैप्नोडियम में। अगला पॉइंट है सेंट्रम। सेंट्रम किसको कहते हैं? सेंट्रम शब्द का प्लूरल होता है सेंट्रा, और ये एक ग्रीक वर्ड है कैंट्रॉन, जिसका कि अर्थ होता है सेंटर। वेमेयर 1926 डिफाइंड सेंट्रम एज द टोटलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एनक्लोज्ड बाय द एस्कोकार्प वॉल। वेमेयर 1926 ने सेंट्रम को इस प्रकार डिफाइन किया, एस्कोकार्प वॉल के अंदर पाए जाने वाली या एस्कोकार्प वॉल जो भी स्ट्रक्चर को घेरे हुए होती है, उस सभी स्ट्रक्चर को सेंट्रम कहते हैं। दिस इंक्लूड्स एसाई एनी स्टेराइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एंड द इनर पोर्शन ऑफ द एस्कोकार्प वॉल। सेंट्रम में कौन कौन से टिश्यूज शामिल हैं? इसमें शामिल है, देखिए, एसाई और सभी प्रकार के स्टेराइल स्ट्रक्चर्स और एस्कोकार्प वॉल का अंदर का भाग, ये सभी चीज़ें सेंट्रम कहलाती हैं। इन प्लेक्टोमाइसिटीज द सेंट्रम इज ऑफ टू टाइप्स इन ऑर्डर प्लेक्टा स्केल्स। द एसाई आर इरेगुलरली अरेंज्ड एंड ब्रॉडली क्लेवेड और स्फेरिकल। ये सेंट्रम जो है वो दो प्रकार का है, जैसा कि प्लेक्टा स्केल्स ऑर्डर में एसाई इरेगुलरली अरेंज होते हैं और मुख्यतः क्लेवेड या स्फेरिकल होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं जो कि पेरिस्पोरियल्स में पाए जाते हैं। एसाई आर अरेंज पैरेलली एंड आर सिम्ब्रिकल। इस ऑर्डर में एसाई पैरेलल अवस्था में प्रेजेंट होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन या अंकुरण किस प्रकार का होता है? एस्कोस्पोर germinate in favorable conditions by one or more germ tubes that develop into separate mycelium. फेवरेबल कंडीशन आने पर एस्कोस्पोर जर्मिनेट होता है और इस स्पोर से एक या अधिक प्रकार की जर्म ट्यूब्स निकलती हैं और जो कि आगे ग्रोथ करके सेपरेट माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन सूटेबल एनवायरनमेंट स्पोर इंक्रीजेज इन साइज एंड रिजल्टिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ thin outer layer of 3-layered एस्कोस्पोर वॉल। सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने पर स्पोर साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस एब्जॉर्ब मॉइस्चर करने के कारण उसकी आउटर वॉल स्प्लिट होने लगती है। ये आउटर वॉल देखिए 3 लेयर्ड होती है, जो कि इसमें से 3 लेयर्ड में से जो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो स्प्लिट होने लगती है।
A slightly inflated germ tube emerges out due to polarized growth, which subsequently tapers at tip and grows apically to produce hyphal filament. एक छोटी सी इन्फ्लेटेड जर्म ट्यूब बाहर आती है और ये पोलराइज्ड ग्रोथ के कारण होती है, जो कि अपनी टिप की तरफ पतली होती जाती है और एपिकल इसमें ग्रोथ पाई जाती है। इस तरह से इस एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन होता है और माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म और यूज़ की जाती है एस्कोमाइकोटेना में, ब्रैकीमियोसिस। ये ब्रैकीमियोसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए ब्रैकीमियोसिस क्या है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स, हार्पर 1900 पुट फॉर्थ एन अनदर व्यू विच वॉज सपोर्टेड बाय ग्विनवेगन एंड विलियमसन 1931 एंड फॉस्टर 1941। एस्कस के डेवलपमेंट के लिए एंड एस्कोस्पोर के डेवलपमेंट के लिए हार्पर ने 1900 में एक दूसरा व्यू सामने रखा और इस व्यू को ग्विनवेगन ने एंड विलियमसन ने एंड फॉस्टर ने सपोर्ट भी किया। ये व्यू क्या था, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू देयर इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजिनस हाइफे एंड माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई टेक प्लेस, but each cell of ascogenous hyphae contains a pair of diploid nuclei instead of haploid. इस व्यू के अनुसार प्लाज्मोगेमी के तुरंत पश्चात दोनों प्रकार के स्ट्रेन्स का न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाता है। पहले हमने ये पढ़ा था कि डाइकैरियोटिक अवस्था रहती है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद न्यूक्लियर का फ्यूजन भी हो जाता है और न्यूक्लियर के फ्यूजन होने से ये न्यूक्लियाई डिप्लॉयड हो जाते हैं, हैप्लॉयड नहीं रहते, और ये न्यूक्लियाई एस्कोजिनस हाइफे में भी मूव कर जाते हैं। सेकेंड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एस्कस मदर सेल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एस्कस मदर सेल में दो स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी ये यही कह रहे हैं कि एस्कस मदर सेल में दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस। क्योंकि ऑलरेडी एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका है, तो इन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फिर से फ्यूजन होगा, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस टेट्राप्लॉइड होगा। इन दीज tetraploid nuclei, one meiosis division is complete, resulting in 4 diploid nuclei, but second meiotic division is incomplete. That is, in this division, step of mitosis does not occur. हार्पर के अनुसार ये जो टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, अब इसमें एक मियोसिस डिवीजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होने से एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं, या यूँ कहें कि एक न्यूक्लियाई से यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से जो रिजल्टिंग 4 न्यूक्लियाई बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे। अब इन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में फिर से एक और मियोटिक डिवीजन होगा, लेकिन ये मियोटिक डिवीजन पूरा नहीं होकर के इनकम्प्लीट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मियोसिस में पहला डिवीजन तो ऐसा इस प्रकार का होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, और दूसरा डिवीजन माइटोसिस प्रकार का होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रहती है। तो जो सेकंड स्टेप है वो स्टेप इस सेकंड मियोटिक डिवीजन में नहीं होता है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं सेकंड मियोटिक डिवीजन इज़ इनकम्प्लीट, अर्थात इन दिस डिवीजन स्टेप ऑफ माइटोसिस डज नॉट अकर। सिंस द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज़ इनकम्प्लीट इट इज़ कॉल्ड एज ब्रैकीमियोसिस, और इसी के कारण ये डिवीजन ब्रैकीमियोसिस कहलाता है, और रिजल्टिंग एस्कोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। हाउएवर इनकम्प्लीट मियोसिस इज़ इम्पॉसिबल बायोलॉजिकल कंडीशंस, हैंस इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल व्यू। ऐसा माना जाता है कि बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट मियोटिक डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हार्पर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। Classification of Ascomycotena. On the basis of presence or absence of fruiting bodies, the group is usually divided into following two subclasses: Hemiascomycetes and Euascomycetes. यहाँ पर देखिए, आपको मैंने ये दोनों प्रकार के क्लासेस को दिखाने की कोशिश करी है। ये देखिए हेमिएस्कोमाइसिटीज़ एंड ये यूएस्कोमाइसिटीज़।
हेमी एस्कोमाइसिटीज़ में जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं, एस्कोकार्प्स एब्सेंट एंड एसाई नेकेड। एस्कोकार्प नहीं पाया जाता है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं पाया जाता है, और एसाई नेकेड होते हैं अर्थात किसी भी फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है सैकरोमाइसिस अर्थात ईस्ट, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो इसमें अलग से कोई फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरी तरफ देखिए यू एस्कोमाइसिटीज़ में एसआई डेवलप इन फ्रूटिंग बॉडीज़, इट हैज़ 5 सीरीज़। अब एसआई जो है या सिंगुलर एस्कस जो हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होते हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स की हैं और इस आधार पर इनको 5 सीरीज़ में बांटा गया है। ये सीरीज़ हैं देखिए, प्लेक्टोमाइसिटीज़, पायरेनोमाइसिटीज़, लॉक्यूलोएस्कोमाइसिटीज़, लेब्यूलबिनियोमाइसिटीज़ एंड डिस्कोमाइसिटीज़। ये 5 क्लासेस हैं। ये क्लासेस मुख्यतः देखिए फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर क्लासीफाई की गई हैं। अब देखिए ये क्लासेस के कैरेक्टर्स क्या हैं। ये देखिए क्लास 1 हेमी एस्कोमाइसिटीज़, इसमें SIR नेकेड, नो एस्कोकार्प फॉर्मेशन। एग्जाम्पल सैक्रोमाइसिस। क्लास 2 प्लेक्टोमाइसिटीज़, प्लेक्टोमाइसिटीज़ में SI इन क्लिस्टोथीशियम प्रोड्यूस इन वेरियस लेवल्स। आपको जैसे कि पहले मैंने बताया था कि एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडीज़ डिफरेंट शेप्स की होती हैं या डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो उन टाइप्स में से क्लिस्टोथीशियम प्रकार का जो फ्रूटिंग बॉडी है वो प्लेक्टोमाइसिटीज़ में पाया जाता है, या यूँ कहें कि क्लिस्टोथीशियम जिन भी फंजाई में पाया जाता है उनको क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज़ में रखा गया। एग्जाम्पल देखिए एस्परजिलस एंड यूरोशियम। नेक्स्ट आ जाता है क्लास पायरिनोमाइसिटीज़। पायरिनोमाइसिटीज़ में SI इन पेरिथीशियम। आपको पहले बताया था कि पेरिथीशियम एक घट शेप का फ्रूटिंग बॉडी होता है और उसमें परसिस्टेंट एंड अरेंज हाइमीनियम पाया जाता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है न्यूरोस्पोरा में एंड सोरडेरिया में। क्लास नेक्स्ट आ जाती है डिस्कोमाइसिटीज़। डिस्कोमाइसिटीज़ में देखिए SI परसिस्टेंट एंड प्रोड्यूस इन एपोथीशियम। SI परसिस्टेंट होते हैं और एक एपोथीशियम शेप की फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। एपोथीशियम होता है कप शेप फ्रूटिंग बॉडीज़। एग्जाम्पल है पेजाइजा। नेक्स्ट क्लास आती है लेब्यूलबिनियोमाइसिटीज़। इसमें पाए जाने वाले वो मेंबर्स हैं जिनमें ट्रू माइसीलियम एब्सेंट होता है। पैरासाइट ऑन आर्थ्रोपोड्स और ऑन मैरीन एल्गी होते हैं। तो जो मेंबर्स जो कि पैरासाइट ऑन आर्थ्रोपोड्स हैं या रेड मैरीन एल्गी पर पैरासाइट हैं, वो सभी मेंबर्स को लेब्यूलबिनियोमाइसिटीज़ में रखा गया। क्लास 6 आती है लेक्यूलोएस्कोमाइसिटीज़। SI बाइट्यूनिकेट प्रोड्यूस इन एस्कोस्ट्रोमा और स्यूडोथीशियम। लेक्यूलोएस्कोमाइसिटीज़ में उन सभी मेंबर्स को रखा गया जिसमें कि SI बाइट्यूनिकेट थे और फ्रूटिंग बॉडी एस्कोस्ट्रोमा प्रकार की थी। एस्कोस्ट्रोमा को स्यूडोथीशियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लियोस्पोरा। तो ये सब थी जानकारी आपको डिटेल में एस्कोमाइक्रोटेना के बारे में, और आज आपको मैंने स्टेराइल टिश्यूज़ और आगे के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है।